सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन युवा साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी सामाजिक या पारिवारिक परेशानी के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी, लिंकेज यानी सहलग्नता और ह्यूमन जेनेटिक्स यानी मानव आनुवांशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वाटसन ने 1905 में किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम वाटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था, 1905 में किया था। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलहेल्म जॉनसन ने 1909 में किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलहेल्म जॉनसन ने किया था। कब किया था? 1909 में किया था। नेक्स्ट, अनुवांशिकता का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग मटर के पौधे पर किए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम है। जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर परीक्षण किए थे तो वो दो प्रकार के परीक्षण थे जिनको दो नाम दिए गए हैं। एक संकरीय क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है द्विसंकरीय क्रॉस यानी डिहाइब्रिड क्रॉस। अब इन दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक संकरीय क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे एवं बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किन पौधों के बीच क्रॉस कराया था? लंबे एवं बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया था। नेक्स्ट, द्विसंकरीय क्रॉस या डिहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे तथा झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए किन बीजों से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया था? तो गोल तथा पीले बीज और हरे तथा झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जब मेंडल ने अपने ये प्रयोग किए तो उसके बाद मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है। तो मेंडल के वो 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्राथमिकता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहा जाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण के नियम को कहा जाता है। और तीसरा जो नियम उन्होंने बनाया था वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर इन 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं।
तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील्स कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पिता का रुधिर RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव हो तो प्रथम संतान सामान्य होगी, परंतु बाद की संतान की इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण मृत्यु हो जाएगी। रुधिर का अर्थ होता है ब्लड यानी खून। अगर पिता का खून RH पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव हो तो उनके जो पहला बच्चा होगा वह नॉर्मल बच्चा होगा, लेकिन उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की रोग के कारण मृत्यु हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सहलग्नता से संबंधित है। सहलग्नता को लिंकेज भी बोला जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या 1910 में मॉर्गन ने की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की? मॉर्गन ने की थी। कब की थी? 1910 में की थी। नेक्स्ट, लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। लिंग सहलग्न गुण क्या होते हैं? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये वे गुण होते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, यानी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हमारे अंदर आते हैं। तो ये महिलाओं में कम दिखाई देते हैं लेकिन पुरुषों में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिंग सहलग्न गुण किन में ज्यादा प्रकट होते हैं? तो पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग सहलग्न गुण कौन कौन से हैं? तो रंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्रिकोसिस। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। रंग वर्णांध या कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता। जिस भी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड कलर और ग्रीन कलर, लाल और हरा रंग, इन दोनों में फर्क नहीं कर पाता। उसे लाल रंग और हरा रंग एक साथ दिखाया जाएगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये लाल रंग है और ये हरा रंग है। इसीलिए जब भी ड्राइविंग टेस्ट होता है तो उससे पहले, ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले आप लोगों का या सभी का कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लीडर रोग या ब्लीडर्स डिजीज ना किस बीमारी को कहा जाता है, या ब्लीडर रोग के नाम से किस अन्य रोग को जाना जाता है? तो हीमोफीलिया को जाना जाता है। और हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसके अंतर्गत खून का थक्का नहीं बनता, यानी अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका खून बहता ही रहता है, वहां पर खून का थक्का नहीं जमता या बहुत देर से जमता है। ऐसे रोगियों की ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। ये हीमोफीलिया के बारे में हमने जाना। अब हम मानव अनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चंस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम का नामकरण W वाल्टेयर ने 1888 में किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? W वाल्टेयर ने किया था। कब किया था? 1888 में किया था। नेक्स्ट, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि
कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। जब भी जीन गुणसूत्र के बाहर कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा जीन कहा जाता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या जब भी यह पूछा जाता है कि मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं या गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। इसी तरह से अन्य जानवरों में या वनस्पतियों में भी पूछा जाता है। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र से रिलेटेड एक चैप्टर हम अलग से बनाकर उसकी वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वहां उसे देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन की आधुनिक विचारधारा 1956 में एस बेंजर ने दी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दी, एस बेंजर ने दी थी। कब दी थी, 1956 में। नेक्स्ट, जीन के कार्य की इकाई क्या है, सिस्ट्रोन है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है, म्यूटोन है। पुनः संयोजन की इकाई क्या है, रेकोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज 1962 में ऑर्थर कोर्नबर्ग ने की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी, ऑर्थर कोर्नबर्ग ने की थी। कब की थी, 1962 यानी 1962 में की थी। नेक्स्ट, परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। परखनली शिशु क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी का निषेचन होता है तो वो कहां पर होता है, टेस्ट ट्यूब यानी परखनली के अंदर होता है। तो आज हमने जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।